कुषाण वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात हुए विदेशी आक्रमणों में कुषाणों का प्रमुख स्थान रहा। उन्होंने विदेशों से भारतीयों के संबंध स्थापित किए और भारतीय संस्कृति को गंभीरता से प्रभावित किया। इसी कारण भारतीय इतिहास में उनके शासनकाल का स्थान महत्वपूर्ण है। हुणों द्वारा पश्चिमी चीन से निकाले जाने के बाद यहूदी जाति बैक्ट्रिया और ऑक्सस नदी की घाटी में बस गई, जिसको उसने शकों से जीता था। यहाँ पर रहते हुए यहूदी जाति 5 भागों में विभक्त हो गई और इन्हीं में से एक शाखा कुषाण थी। कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कुषाण शकों की एक शाखा थी, परंतु अधिकांश विद्वान उन्हें यहूदी जाति की ही शाखा मानते हैं, यद्यपि उनमें शकों का रक्त भी मिश्रित हो गया था। 15 ईस्वी के लगभग कुजुल कडफिसेस ने शक पल्लवों से काबुल और गांधार जीत लिया और सिंधु नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया। साधारणतः कुजुल का शासनकाल 15 से 65 ईस्वी के बीच माना जाता है। उसकी मृत्यु 80 वर्ष की दीर्घायु में हुई थी। कुजुल कडफिसेस एक महान शासक हुए जिसने यहूदी जाति की 5 शाखाओं को कुषाणों के नेतृत्व में संगठित कर लिया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। वह अपने भारतीय राज्य का शासन अपने प्रतिनिधि के द्वारा करता था। कुजुल कडफिसेस द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक सिक्कों के एक तरफ अंतिम यूनानी राजा हर्मियस और दूसरी तरफ उसकी स्वयं की आकृति खुद ही मिली है। कुजुल कडफिसेस ने तांबे के सिक्के ही जारी करवाए। कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी विम कडफिसेस अथवा कडफिसेस द्वितीय बना, जिसका समय 65 से 78 ईस्वी माना जाता है। विम कडफिसेस ने अपने पिता से प्राप्त हुए राज्य का विस्तार किया। भारत में उसने संपूर्ण पंजाब, संभवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा और कुछ के अनुसार बनारस तक के क्षेत्र को जीत लिया। उसके साम्राज्य की सीमाएं चीन और रोम के साम्राज्यों से मिलती थी। विम कडफिसेस ने सोने और तांबे के सिक्के जारी करवाए। भारतीय प्रभाव से प्रभावित इन सिक्कों के एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि खुदी हुई थी। उसने अपने सिक्कों पर महाराजा, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि उपाधियां खुदवाई। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल आदि की आकृतियां मिलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह हिंदू शैव संप्रदाय को मानता था। पिलनी के अनुसार विम के समय में भारत के रोम और चीन से व्यापारिक संबंध थे। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक हुआ, जिसने पुरुषपुर पेशावर में अपनी राजधानी बनाई। उस समय कुषाण भारतीय समाज और संस्कृति का भाग बन चुके थे और स्वयं कनिष्क कुषाण सम्राट विम कडफिसेस के पूर्वी भारतीय साम्राज्य का प्रांतपति अथवा सत्रप भी था। कनिष्क के समय का ज्ञान प्राप्त करने के सबसे प्राचीन साधन उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि कनिष्क कुषाण साम्राज्य के पूर्वी भाग का सत्रप था। विम कडफिसेस की मृत्यु के बाद उसके सत्रपों में परस्पर संघर्ष हुआ और जिसमें कनिष्क विजय हुआ। इस प्रकार कनिष्क का संबंध आरंभ से ही भारत से रहा। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ किया। यद्यपि कनिष्क की तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है, किंतु फिर भी विद्वान फर्ग्यूसन, राखालदास बनर्जी, रैप्सन, ओल्डनबर्ग आदि कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी मानते हैं और आधुनिक इतिहासकारों के बहुमत ने इसी तिथि को स्वीकार किया है। उनका कथन है कि कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और इसी के उपलक्ष्य में उसने शक संवत चलाया। कनिष्क के विजयों के बारे में विस्तृत घटनाएं प्राप्त नहीं होती, किंतु ये विश्वास किया जाता है कि उसका साम्राज्य पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासान तक और उत्तर में खोतान और कश्मीर से लेकर दक्षिण में कोंकण तक फैला हुआ था। इसका अधिकांश भाग स्वयं कनिष्क ने युद्धों के द्वारा प्राप्त किया था, क्योंकि ये माना गया है कि सिंहासन पर बैठने के अवसर पर उसके राज्य में केवल मध्य एशिया का कुछ भाग, अफगानिस्तान और सिंध का थोड़ा सा भाग ही सम्मिलित था। इस प्रकार बाद में कनिष्क के साम्राज्य में बंगाल के अतिरिक्त संपूर्ण उत्तर भारत, दक्षिणी पश्चिमी भारत का कुछ भाग और भारत से बाहर मध्य एशिया का भाग सम्मिलित किया जाता है। उसके राज्य की सीमाएं चीन और ईरान के राज्यों से मिलती थी।
बाद के समय में कनिष्क की सेना को चीन के सेनापति पान चाओ ने परास्त किया और मध्य एशिया के उसके राज्य के कुछ भाग को अपने अधिकार में कर लिया। चीन के विरुद्ध दूसरे आक्रमण में कनिष्क अपने विद्रोही सैनिकों और सरदारों के द्वारा मारा गया, जो संभवतः उसके युद्धों से तंग आ चुके थे। परंतु इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि कनिष्क एक महान सेनापति और विजेता था। चीन के विरुद्ध उसकी पराजय भी उसके विस्तृत साम्राज्य को विशेष हानि नहीं पहुंचा सकी थी। कनिष्क एक योग्य शासक प्रबंधक था। उसके समय में उसके विस्तृत साम्राज्य की एकता बनी रही। वह स्वयं अपनी राजधानी पुरुषपुर, वर्तमान पेशावर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन करता था और अन्य स्थानों पर उसके क्षत्रप, प्रांतपति का दूसरा नाम, शासन करते थे, जिन्हें उनकी अधीनता में विस्तृत अधिकार थे। कनिष्क के प्रमुख क्षत्रप उत्तर पश्चिमी भारत में नल, वेशपति और लियक, मथुरा में खरपल्ला, बनारस में वनस्पर, कौशाम्बी में धनदेव और अयोध्या में सत्रमित्र थे। कनिष्क के चलाए हुए सिक्के दो प्रकार के थे। एक प्रकार के सिक्कों की लिपि यूनानी और दूसरे की लिपि पर्शियन है। उसके सोने के सिक्के रोमन सम्राटों के सिक्कों से मिलते जुलते हैं, जिसमें एक तरफ स्वयं उसकी और दूसरी तरफ किसी देवी अथवा देवता की मूर्ति अंकित है। तांबे के कुछ सिक्कों पर कनिष्क को एक देवी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। कनिष्क का समय संस्कृत भाषा और साहित्य की प्रगति का था। उसने अपने समय के श्रेष्ठ विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, संरक्ष और नागार्जुन उसके दरबार में थे। महान विद्वान और चरक संहिता के लेखक उसका राज्य चिकित्सक था। कूटनीतिज्ञ माथर उसका मंत्री था और यूनानी कलाकार अलीशल उसका निर्माण कार्य संपन्न करने वाला इंजीनियर था। उसी के समय में महायान बौद्ध संप्रदाय के विभिन्न ग्रंथों की रचना की गई। अश्वघोष ने सौंदर्यनंद काव्य, बुद्ध चरित और सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों की रचना की। कनिष्क के समय में हुई चौथी बौद्ध सभा के अवसर पर त्रिपिटकों पर टीकाएं लिखी गई और उनका संकलन महाविभाष नामक ग्रंथ में किया गया, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश स्वीकार किया गया है। नागार्जुन की प्रज्ञा पारमिता सूत्र और वसुमित्र का महाविभाष शास्त्र ऐसे ही ग्रंथ हैं। ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए, जिसके कारण शुंग शासकों के समय में प्रारंभ हुई संस्कृत भाषा की प्रगति अविरल गति से आगे बढ़ती दिखाई देती है। कनिष्क के समय भारत के विदेशों से घनिष्ठ संबंध हुए। उसका साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था, जिसके कारण चीन, रोमन साम्राज्य और पश्चिमी एशिया से उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध थे। इससे भारत के विदेशी व्यापार में उन्नति हुई। पश्चिमी एशिया के देशों के अतिरिक्त रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार स्थल और जल मार्ग दोनों से होता था। भारत की विलासिता की सामग्री, मुख्यतया कपड़ा, रोम में इतनी अधिक मात्रा में जाया करता था कि रोमन विद्वान प्लिनी ने रोम से भारत आने वाले सोने के कारण अपना खेद प्रकट किया था। निसंदेह भारत के इस व्यापार में दक्षिण भारत का भी बहुत बड़ा भाग था। राज्य की शांति और विदेशी व्यापार ने भारत को संपन्न भी बनाया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में बौद्धों की चतुर्थ संगीति हुई। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। इस संगीति में नागार्जुन और पार्श्व शामिल हुए। इस संगीति में तीनों पिटकों पर टीकाएं लिखी गई, जिनको महाविभाष नाम की पुस्तक में संकलित किया गया। महाविभाष को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। संगीति के निर्णयों को ताम्रपत्र पर लिखकर पत्थर की मंजूषाओं में रखकर स्तूप में स्थापित कर दिया गया। कनिष्क ने महायान संप्रदाय के लिए प्राय उसी प्रकार उत्साह से कार्य किया जिस प्रकार अशोक ने हीनयान संप्रदाय के लिए किया था। उसने पेशावर के निकट स्तूप और मठ बनवाया। उसके समय में हीनयान संप्रदाय की धर्म प्रचार की भावना से प्रेरित होकर अनेक भिक्षु देश विदेश में गए। इससे भारत में बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत, चीन, मध्य एशिया और जापान जैसे दूरस्थ देशों में भी हुआ।
इसी कारण कहा गया है कि हीनयान संप्रदाय में जो स्थान अशोक का है, महायान संप्रदाय में वही स्थान कनिष्क का है। कनिष्क और अन्य कुषाण शासक धार्मिक दृष्टि से उदार थे। विम कटफिसेस शैव था। हालांकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उसके पश्चात सम्राट वासुदेव शैव मतावलंबी हुआ। उसके समय में बौद्ध, हिंदू, जैन सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त होता था। कनिष्क के सिक्कों के पिछले भाग पर विभिन्न देवताओं की आकृतियां अंकित थी, जो कि सद्भाव की प्रतीक थी। उनमें शाक्य मुनि बौद्ध, शिव, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, सुमेरियन देवी नन, बलूचिस्तान की देवी नैना, ग्रीक युद्ध देवता आदि की आकृतियां पाई गई है, जिससे सिद्ध होता है कि उसके साम्राज्य में सभी धर्मों के व्यक्ति थे और सभी देवी देवताओं को सम्मान से देखा जाता था। कनिष्क के अब तक के प्राप्त सिक्के यूनानी और ईरानी भाषा में मिले हैं। तांबे के सिक्कों में उसे बलि वेदी पर बलिदान करते हुए दिखाया गया है। सोने के सिक्के रोम के सिक्कों से मिलते जुलते थे। बुद्ध के अवशेषों पर कनिष्क ने पेशावर के निकट स्तूप और मठ का निर्माण करवाया। कला की दृष्टि से भी कनिष्क और कुषाण शासकों का समय अत्यंत महत्वपूर्ण था। कनिष्क ने अपने समय में अनेक स्तूप, बौद्ध मठ, शिला अभिलेख और स्तंभों का निर्माण कराया। इसी समय अजंता की गुफा चित्रों का निर्माण भी शुरू हुआ, किंतु इस समय मूर्ति कला के क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई। गांधार में यूनानी कला के प्रभाव से गांधार शैली का विकास हुआ, जिसे भारत की मूर्ति कला में एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। महात्मा बुद्ध और विभिन्न बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण किया गया और ये इतनी सुंदर बनाई गई कि उनकी आकृति की तुलना यूनानी सौंदर्य देवता अपोलो से की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त इसी युग में मथुरा मूर्तिकला शैली और दक्षिण भारत में अमरावती मूर्तिकला शैली का भी विकास हुआ और भारत में सुंदरतम और भावनात्मक मूर्तियों का निर्माण हुआ। भारतीय कला के क्षेत्र में ये नवीन प्रयास था। मथुरा से कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें उसे सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। उसके विकास का श्रेय कुषाण शासकों को न था। उसके समय में साम्राज्य की शक्ति, सुरक्षा, धार्मिक सहिष्णुता की भावना, विदेशों से संपर्क और भारत के धन और सम्मान में वृद्धि ने इसमें महत्वपूर्ण सहयोग दिया।